नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अब हमें ये देखना है कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? नर्मदा नदी जो है मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह विंध्य और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है और विंध्य और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती है। प्रवाहित होते हुए खंबात की गाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे प्रायद्वीपीय महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है। इस नदी पर जो है महेश्वर, इंदिरा सागर, नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन है वो यही पूछेगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो इंदिरा सागर है, वो इंद्र सागर वो किस नदी पर स्थित है? तो क्या बताएंगे? नर्मदा नदी पर स्थित है। अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो नर्मदा नदी है ये निकलती कहाँ से है? मैकाल पर्वत श्रेणी से। ये किन दो पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है? विंध्य और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती है। फिर ये आपसे ये पूछेगा नर्मदा नदी किस सागर में जाके गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। इसके मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है ना? नर्मदा नदी के मुहाने पर किसका निर्माण होता है? एस्चुरी का निर्माण होता है। पूछ लेगा कि ये जो नर्मदा नदी है इसके मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण होता है तो क्यों होता है? ज्वार के कारण होता है। ज्वार आते हैं ना, तो ज्वार के कारण नर्मदा नदी के मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आपने मोस्ट पॉइंट क्या देखा कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है? विंध्य और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का निर्माण क्यों करती है? ज्वार के कारण। ठीक है ना? ज्वार आते हैं इसलिए एस्चुरी का निर्माण होता है। इसलिए आपसे अगला पूछेगा जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर आपसे पूछ लेगा जो धुआंधार प्रपात जलप्रपात है वो कहां पर यानी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस जिले में है? मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है ना? इतने पॉइंट आपको नर्मदा के बारे में जानना है, इससे अधिक नर्मदा के बारे में पॉइंट नहीं देगा। ठीक है ना? अब हेडिंग डालिए नर्मदा नदी, लिख लीजिएगा। पहले तो आप लिखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदी पहली नदी है नर्मदा नदी। यह मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलकर मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलकर सतपुड़ा और विंध्य के मध्य प्रवाहित होते हुए
होते हुए विंध्य और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होते हुए होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलकर विंध्य और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। आगे लिखिए। अगला बोले, लिखिए। अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर सरदार सरोवर सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, इंद्र सागर जैसे परियोजनाएं स्थित हैं। लिख लिया है। अगला लिखिए। अरब सागर मानसून से इस नदी बेसिन में वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है। इसके मुहाने पर ज्वार के कारण एस्चुरी का निर्माण होता है। इसके मुहाने पर ज्वार के कारण एस्चुरी का निर्माण होता है। इतना लिख लिए हैं। जैसे आपका जो एस्चुरी होता है ना, एस्चुरी क्या है? छोटे छोटे जो पौधे हैं वही हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप जो है अगला लिखेंगे ताप्ती नदी। अगला कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है।
अगला हमारा है ताप्ती नदी। देखिए, अब हमें ये जानना होगा कि सबसे पहले हम तो ये जाने कि ये किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये बैतूल पहाड़ से निकलती है। पहला तो ये देख लीजिएगा, ये जो है बैतूल पहाड़ी से निकलती है। अब यह किनके मध्य प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य, महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य प्रवाहित होती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ताप्ती जो नदी है वो किस पहाड़ी से निकलती है। तो ताप्ती नदी बैतूल की पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। सबसे जो मोस्ट प्रश्न है वो यही है कि इस नदी के तट पर, इस नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है कि जो सूरत शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद आपसे अगला जो क्वेश्चन मोस्ट है वो यही है, किसी नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है उकाई परियोजना। क्या नाम है? उकाई परियोजना। ये पूछ लेगा आपसे, ये बताइए उकाई जो परियोजना है ये किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। और उकाई जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी। यहां से दो क्वेश्चन मोस्ट है। एक तो पूछ लेगा जो उकाई परियोजना है ये किस राज्य में है? गुजरात में। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। ठीक है ना? ये दो मोस्ट क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से पढ़ने हैं। तो अब लिखिए ताप्ती नदी। लिखिए, यह बैतूल की पहाड़ी से निकलकर, हाँ, यह बैतूल की पहाड़ी से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके तट पर, इसके तट पर सूरत शहर स्थित है। इसके तट पर सूरत शहर स्थित है। और सूरत शहर को आप ब्रैकेट में आगे लिख सकते हैं गुजरात, जानने के लिए आप। आगे लिखिए, इसी नदी पर गुजरात में, इसी नदी पर गुजरात में उकाई परियोजना स्थित है। इसी नदी पर गुजरात में उकाई परियोजना स्थित है। हो गया? उकाई परियोजना। और उकाई परियोजना एक शब्द हम छोड़ दिए हैं परियोजना के पहले। परियोजना के पहले एक शब्द ये छोड़े, सिंचाई परियोजना होना चाहिए।
ठीक है ना। उकाई सिंचाई पर? हाँ, उकाई सिंचाई परियोजना, ये हम छोड़ दें सिंचाई, ठीक है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी परियोजना है। तो सिंचाई परियोजना, यहाँ से जो है कृषि भूमि की सिंचाई होती है। हो गया कन्फर्म ना। अब इसके बाद हमें ये जानना होगा, देखिए आपने दो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ा, ये दो महत्वपूर्ण नदियां आपको तैयार होनी चाहिए, और यहाँ से जीएस के लिए तो बेहद ही मोस्ट है ये। इसके बाद हम जो अगला पढ़ेंगे वो हमारा ये है कि माही नदी। माही नदी तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी, अब ये माही नदी जो है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि माही नदी निकलती कहां से है। तो माही नदी कहां से निकलती है, विंध्य की पहाड़ी से निकलती है। माही नदी कहां से निकलती है, माही जो नदी है वो विंध्य की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, विंध्य की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद हमने ये हमें जानना है कि जो माही नदी विंध्य की पहाड़ी से निकलती है तो ये किस दो राज्यों के मध्य प्रवाहित होती है। तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो माही नदी है वो किन दो राज्यों के मध्य प्रवाहित होती है। तो माही नदी किन दो राज्यों के मध्य प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा कि ये गिरती है किस खाड़ी में। तो किस खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। किस खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। इसके बाद आपसे ये पूछेगा यही नदी कौन सी ऐसी भारत की नदी है, यानी कौन भारत की नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी नदी है, माही नदी है। तो ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। कितनी बार, दो बार क्या करती है, काटती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लिखिए, अब देखिए माही नदी में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई नहीं। माही नदी विंध्य की पहाड़ी से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश गुजरात के मध्य प्रवाहित होती है। माही नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है ना। इस अब कहाँ कहाँ काटती है मैप रहेगा तो उसमें आप देख लीजिए। ये स्थान नहीं पूछे कहाँ कहाँ पे काटती है, केवल ये पूछ लेगा ठीक है ना। ये पूछ लेगा कि माही जो नदी है वो कर्क रेखा को काट रही कि नहीं काट रही, ठीक है ना। आपसे स्थान के बारे में नहीं पूछेगा भाई, आप निश्चिंत रहिए। तो लिखिए माही नदी, हो गया। लिखिए विंध्य की पहाड़ी से, यह नदी विंध्य की पहाड़ी से निकलती है। हो गया, बहुत सुपर फास्ट है भाई आप लोग। अब आपके सामने एरोप्लेन बनना होगा, हाँ? यह नदी विंध्य की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य, हाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमारा है साबरमती। कौन सी नदी है, साबरमती, नाम सुने हैं।
साबरमती नदी का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? साबरमती का नाम सुने होंगे, लेकिन वो जगह के लिए फेमस है। नदी का नाम सुने हैं? चलिए, अच्छा सुने हैं तो बताइए कि जो साबरमती है वो किस पहाड़ी से निकलती है? सुने हैं, बस सुने हैं, लेकिन जानते नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, सुने हैं तो कम से कम अच्छी बात है। ये जो अरावली पहाड़ी से निकलती है, किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना? कहां से निकलती है? अरावली पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद जो आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा, ये किन दो राज्यों के मध्य प्रवाहित होती है? तो जो साबरमती नदी है ये राजस्थान, गुजरात के मध्य प्रवाहित होती है। किसके मध्य प्रवाहित होती है? राजस्थान और गुजरात के मध्य प्रवाहित होती है। राजस्थान और गुजरात के मध्य प्रवाहित होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। किस खाड़ी में गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आपसे पूछेगा इस नदी के तट पर गुजरात का कौन सा शहर स्थित है? तो गुजरात का कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद नगर स्थित है, ठीक है ना? इस नदी के तट पर गुजरात का फेमस नगर कौन सा? गुजरात का फेमस नगर अहमदाबाद, अहमदाबाद स्थित है, ठीक है ना? तो साबरमती नदी अरावली के पहाड़ी से निकलकर राजस्थान और गुजरात के मध्य प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर गुजरात का प्रसिद्ध नगर अहमदाबाद स्थित है। यही आपको लिखना है, ठीक है ना? तो लिखिए, यह अरावली पहाड़ी से निकलकर राजस्थान और गुजरात के मध्य प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके तट पर अहमदाबाद, कामा, गांधीनगर स्थित है। इसके तट पर अहमदाबाद, गांधीनगर स्थित है। गांधीनगर की? हाँ, अहमदाबाद, कामा, गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर, ठीक है ना? देखिए, एक चीज बता दें कि जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक सीक्वेंस बनाने के लिए लिखते हैं। अगर आप इस सीक्वेंस को पहले लिखकर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा सा वार्तालाप करना शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि एक जो होता है ना, जो भी टीचर है, अगर वो सांपट पे अगर कुछ, जैसे व्हाइट बोर्ड है, अगर यहाँ पे कुछ भी लिख रहा है, अगर ये रेखा अगर खींच दिया है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये टीचर के द्वारा खींची गई जो लाइन है, ये इसके विचार हैं। ये क्यों यहाँ पे लाइन खींचा है, सबसे पहले इस विचार को हमें समझना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सारी चीजें आप किताब में भी पा सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, वो चीजें समझनी होती है। जब उसको आप कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो लिखने के लिए आराम से लिख सकते हैं। इसलिए आप एकेडमी की तरह से गलती ना करिए। यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी हो रही है और आपको अपना जिंदगी बनाना है, ठीक है ना? तो एकेडमी में क्या होता है कि जब टीचर लिख ही देते हैं तो फटाफट क्या करते हैं, लिख के बैठ जाते हैं, बैठ के जो है गुपसुप करना शुरू, ठीक है ना? तो एकेडमी वाला हाल मत करिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ बनानी है और आपको पता है कि हमारा जियोग्राफी का जो क्वेश्चन है वो यहीं से सॉल्व होगा।
और यहीं से सॉल्व होगा। तो यही ज्योग्राफी पढ़ के हमें कंपटीशन वाला पेपर पास करना है, तब जाके हमें सिलेक्शन लेना है। ये मालूम है कि नहीं मालूम? तो आप किसी के ऊपर डिपेंड हैं? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ज्योग्राफी के लिए आप हमारे ऊपर डिपेंड हैं। अगर आप हमसे बढ़िया से पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं समझेंगे, जानेंगे तो कहाँ से सॉल्व करेंगे? ठीक है ना। इसलिए अपने आप को एकेडमी से दूर रखना और कंपटीशन की तरफ मोड़ने का प्रयास करना। एकेडमी से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि एकेडमी वाले जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि जो एकेडमी वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर केवल ये होता है कि हम हाई स्कूल और इंटर पास हो जाए बस, उसके बाद सारा राजपाट तो बाद में क्लियर कर लेंगे। लेकिन एकेडमी के बाद जब कंपटीशन के लाइन में घुसते हैं तो उनको राजपाट कैसे लेना, ये बड़ी जो है समस्या होती है समझने के लिए। कहते हैं अगर हम यही हाई स्कूल इंटर अगर पढ़ लिए होते, अगर एनसीईआरटी बढ़िया से अध्ययन कर लिए होते, तो आज हमें ये दोबारा न देखना पड़ता। आप थोड़ा जाइए, आप एनसीईआरटी 9th का बुक उठाइए, क्या वहां पे नर्मदा नदी नहीं मिलेगी? मिलेगी। माही नदी नहीं मिलेगी? मिलेगी। लेकिन आप क्यों वहां पे नहीं पढ़े? क्यों आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया? क्योंकि जब भी टीचर आपको पढ़ा रहे थे तो आप इसी तरीके से हरकतें कर रहे थे जिस तरीके से आज आप कर रहे हैं। इसीलिए हर एक टीचर के जुबान से आप सुनेंगे, उसके पास जब वो पढ़ाने के लिए आता है आपके यहाँ, तो एकेडमिक एक्सपीरियंस है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है उसका एक्सपीरियंस है, जो बीएड किया है उसका एक्सपीरियंस है, जो तैयारी 5 साल किया है उसका एक्सपीरियंस है, तब जाके आपको जियोग्राफी पढ़ाता है। यानी पूरा मिला के 20 साल जियोग्राफी का एक्सपीरियंस है। अगर कोई टीचर जियोग्राफी पढ़ रहा है तो उसके साथ यही एक्सपीरियंस होता है। इतना आसान नहीं होता है कि समझाना, पढ़ाना, फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा तभी वही कर सकता है। नहीं एक्सपीरियंस रहेगा तो नहीं कर सकता है। आप एक्सपीरियंस कितने साल का ये आप जोड़ के खुद जो अनुमान लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आगे लिखिए। सतरंजी नदी है। यह गुजरात में गिरनार की पहाड़ी से निकलकर खंभात के खाड़े में गिरती है। सतरंजी है कि नहीं, देखो भाई, नाम पहले लिख लीजिए। ये बड़ा अजीब गरीब इसका नाम है। आप लोग एक बार थोड़ा और बोलिएगा। यही है ना? हाँ, यही नदी है, लिख लीजिए। यह गिरनार की पहाड़ी से निकलकर खंभा, हाँ ये नदी है। गुजरात में गिरनार की पहाड़ी से निकलकर गुजरात में गिरनार की पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। बस इतना लिखना है। हो गया। अब 2 नदी और है, ये लिखना है। टाइम देखिए कितना हो रहा है, 10 मिनट बाकी है। लिख लीजिए, तब आज नदी खत्म हो जाएगा। लिखिए अंत, हेडिंग डालिए, अंत स्थली नदी। हाँ, एक ही पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है। और हो सकता है ये मोस्ट आपके लिए है ही नहीं, वैसे आप जानने के लिए जान लीजिए। आगे लिखिए अंत स्थली नदियां। अंत स्थली नदियां, इसमें 2 नदी है। पहला आपका घग्गर नदी, लिखिए। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला से निकलकर
यह हिमाचल प्रदेश में शिमला से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में प्रवाहित होते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में प्रवाहित होते हुए भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। भटनेर के मरुस्थल में गिर जाती है, विलीन हो जाती है। भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। यह एक प्रमुख अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदी है। यह एक प्रमुख अंतःस्थलीय नदी है। वर्षा काल में बाढ़ अधिक आती है। वर्षा काल में बाढ़ अधिक आती है। वर्षा काल में क्या आती है? बाढ़ अधिक आती है। तो यहां से ये जानना होगा कि जो घग्गर नदी है वो कहां से निकलती है? शिमला से निकलती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मध्य प्रवाहित होते हुए भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। यह एक प्रमुख अंतःस्थलीय नदी है। वर्षा काल में बाढ़ अधिक आती है, भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है ना। इसके बाद आप लिखे लूनी नदी। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? लिखिए दूसरी जो अंतःस्थलीय नदी है वो आपकी है लूनी नदी। लिखिए यह एक प्रमुख अंतःस्थलीय नदी है। यह एक प्रमुख अंतःस्थलीय नदी है जो अरावली पहाड़ी से निकलकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। रन में, हाँ, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। ठीक है ना। इसके लिए सर फेमस है कच्छ का रण, इसके लिए अब ये बाद में कल बताएंगे, जो है जब इसका टॉपिक आएगा ना, थोड़ा सा इसको। कच्छ की खाड़ी और कच्छ के रण अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हैं।